जय हिंद। जैसा कि आपने थंबनेल देखा होगा, उसमें ये था कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया था। ये क्वेश्चन जो है बीपीएससी 3.0 की क्वेश्चन है, ठीक है। ये हिस्ट्री से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन जो है ये कहाँ से लिया गया है ये मैं आपको बता देती हूँ। पहले ये क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन ये था कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी किस स्थान से कार्यकर्ताओं की मार्च यात्रा का नेतृत्व कर रहे थे। तो इसका राइट आंसर जो होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक। अब जैसा कि ये क्वेश्चन पूछा कहाँ था ये देखेंगे ही देखेंगे, साथ में हम ये देखेंगे कि ये महात्मा गांधी से रिलेटेड क्वेश्चन है और दूसरी चीज महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में क्या क्या किया उससे क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो हम महात्मा गांधी से रिलेटेड जो भी टॉपिक है वो करेंगे, साथ में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में जो भी भूमिका निभाए वो भी करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है आपको एनसीईआरटी हिस्ट्री क्लास 10th की जो है उसके बुक से पूछी गई है। आपके सामने दिखा देती हूँ पहले मैं, ये रहा, ये देख सकते हैं आप, ये वाला जो इमेज है उसके बगल में ये छोटी सी नोट में दिया हुआ है, यही पूछा गया था। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर फोक ट्रस्ट से गुजर रहे हैं। जो ये इमेज दिया गया है उसमें ये भारतीय मजदूर है, कहाँ से गुजर रहे हैं, फोक ट्रस्ट से गुजर रहे हैं, ठीक है। 6 नवंबर 1913 की ये बात है। न्यू कैसल से ट्रांसवाल की ओर बढ़ रहे इस जुलूस का महात्मा गांधी मजदूरों का नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। जब जुलूस को रोका गया और गांधी जी को गिरफ्तार किया गया तो हजारों मजदूर अश्वेतों के अधिकारों का हनन करने वाले नस्ल भेदी कानूनों के खिलाफ सत्याग्रह में शामिल हो गए। आपको पता ही होगा कि महात्मा गांधी जो है दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेदी कानून का खिलाफ जो सत्याग्रह किए थे और वो सफल सत्याग्रह भी रहा था जिसके लिए बहुत फेमस हुए थे। और भारत में भी कहीं ना कहीं ये चीज उन भारतीयों में आया था कि हाँ वो जो एक सफल सत्याग्रह करके आ चुके हैं, ठीक है। तो इनकी लोकप्रियता जो है इससे भी थोड़ी सी बढ़ी थी, ठीक है। बाकी उन्होंने चंपारण सत्याग्रह जो सफल सत्याग्रह प्रथम सत्याग्रह किया था उसके बाद उनकी भारत में जो लोकप्रियता थी, महात्मा जो नाम था वो मिला था उनको और बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे इनको लोकप्रियता मिली थी भारत में। दूसरी चीज़ देखिए, ये चैप्टर जो है ये भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर से ये क्वेश्चन आया था, ठीक है। एनसीईआरटी का जो चैप्टर है वो भारत में राष्ट्रवाद चैप्टर है। तो भारत में राष्ट्रवाद की जागृति कैसे हुई इसमें थोड़ा सा कम में दिया हुआ है, लेकिन आप देखेंगे ये वाली बुक में जो है इसमें अच्छे से दिया गया है, मतलब सिस्टमेटिक थोड़ा सा अच्छे से दिया गया है, इसलिए मैंने इस बुक के क्लिप मतलब कटिंग जो है आप ले लिया है इसमें, ठीक है। तो इससे हम देख लेंगे कि भारत में राष्ट्रवाद कैसे जागृत हुआ। उसके बाद एनसीईआरटी को भी मतलब जो भी टर्म्स कुछ टर्म्स जो फैक्ट्स होते हैं ये इसमें छूट जाते हैं। एक बुक में 10th क्लास की बुक है तो सारे फैक्ट तो कवर करेगा नहीं, ठीक है। मतलब नॉर्मल ऊपर ऊपर से ही लिया गया है उसमें टॉपिक को, ठीक है। और इसमें क्या अच्छे से लिया गया है इसलिए मैंने ये लिया है। और अब आप पूछेंगे ये वाला बुक का जो ये रेफरेंस यूज किया ये कौन से बुक का है, तो ये एमपी बोर्ड की 10th क्लास की सामाजिक विज्ञान की बुक है, ठीक है। और यही वाली बुक मैंने वो 1857 की क्रांति जो है उसमें मैंने यूज की है। जो आप लोगों का क्वेश्चन था वो बुक कौन सा बुक है, तो वो इसी बुक का था रेफरेंस जो मैंने उसमें यूज किया था, ठीक है। तो आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। और दूसरी चीज ये क्वेश्चन था कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी का जो है टॉपिक कौन कौन से क्वेश्चन से पूछ कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आया था, ये भी टॉपिक जो मेन टॉपिक है वो देखेंगे। तो मैं हिस्ट्री और ज्योग्राफी का दो सब्जेक्ट का तो एटलीस्ट जरूर वो कर दूंगी कि कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और वो टॉपिक जो है मैं लाइन बाय लाइन लिख के टेलीग्राम पे डाल दूंगी। तो आप लोग टेलीग्राम पे देख लीजिएगा कि अभी मैंने नहीं किया है, मैं इसको कर दूंगी 1 से 2 दिन में आपको पूरे जितने भी 3 एग्जाम हुए ना बीपीएससी टीचर एग्जाम जो 1.0 2.0 एंड 3.0, इनमें जितने भी हिस्ट्री के क्वेश्चंस आए हैं, इवन हिस्ट्री पेपर जो जिनका पेपर हिस्ट्री रहा होगा उनका भी क्वेश्चंस लिया जाएगा और देखा जाएगा कि उसमें कौन सी टॉपिक से वो क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो सारे टॉपिक को है कवर करेंगे अपन। और वैसे मैं अब ये टाइम नहीं रह गया तो जितने भी टॉपिक से क्वेश्चन आए थे उन सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव जो हैं करवा दूंगी वीडियो में, ठीक है। और अगर आप लोगों को वीडियो अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके आप बता सकते हैं, कमेंट में भी बता सकते हैं कि ऐसी जो इनिशिएटिव है स्टार्ट जारी रखा जाए, जो स्टार्ट किया गया इनिशिएटिव। तो इससे पता चलता है कि हाँ आप लोगों की रिक्वायरमेंट क्या है और उस रिक्वायरमेंट के अनुसार जो वीडियो है अपलोड हो रही है, ठीक है। तो आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट जो है कमेंट सेक्शन में दिया करें और वीडियो को लाइक करके बताया करें। एटलीस्ट अगर आपको कुछ फ़ायदा होता है तो उस फ़ायदा के रिवॉर्ड में आप दे सकते हैं लाइक और सब्सक्राइब करके चैनल को, ठीक है। वैसे भी पीडीएफ बनाने में टाइम लगता है, ठीक है। तो थोड़ा सा वीडियो जो है मतलब डेली बेसिस पे 2-2 3-3 वीडियो मैं और चैनल की तरह नहीं डाल सकती, क्योंकि ये मुझे खुद से सारे क्वेश्चंस कलेक्ट करने होते हैं, पीडीएफ बनाने होते हैं, तो थोड़ा उसका
ध्यान में रखिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और साथ में ये भी कहना चाहूँगी, जिनको सिर्फ ऑब्जेक्टिव करना है इस टॉपिक से, तो वो थोड़ा सा वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव स्टार्ट हो जाएगा। कई तरह के ऑब्जेक्टिव होंगे, एक बुक से ऑब्जेक्टिव नहीं है, बहुत सारे, जहाँ भी इसको इस टॉपिक से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव मिलता है मैं उसको इसमें ऐड ऑन कर देती हूँ, ठीक है। तो आप ऑब्जेक्टिव जरूर सॉल्व करें, उससे आपका प्रैक्टिस भी होगा। और अगर आपने चैप्टर पढ़ रखी है तो आप वीडियो को आगे बढ़ाइए और ऑब्जेक्टिव कीजिए, ठीक है। और जिन्हें जिन्हें थोड़ी सी पढ़नी है डिटेल में, तो वो वीडियो के साथ कंटिन्यू रहेंगे, ठीक है। तो आपने इसका आंसर तो देख लिया, 60 नंबर जो क्वेश्चन है उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यू कैसल से ट्रांसवाल तक, ठीक है। अब जो हमारा आज का चैप्टर है वो है भारत में राष्ट्रवाद, ठीक है। तो पहले राष्ट्रवाद कहते किसे हैं। राष्ट्रवाद जो है, राष्ट्र के प्रति आपका लगाव, आपका विचार, आपका प्रेम भाव क्या है, उसी को राष्ट्रवाद कहते हैं, ठीक है। जैसे जातिवाद वर्ड यूज किया जाता है, बहुत कॉमन है भारत में। तो इस वर्ड को क्यों कहा जाता है, क्योंकि किसी भी व्यक्ति का देखा जाता है कि वो उस जाति के प्रति उसका क्या लगाव है, वो क्या विचारधारा रखता है, इसी बेस पे कहा जाता है। ठीक उसी बेसिस पे राष्ट्रवाद कहा जाता है कि राष्ट्र के प्रति आपका प्यार, राष्ट्रभक्ति और लगाव क्या है, और आप क्या विचारधारा रखते हैं किसी भी राष्ट्र के प्रति, ठीक है। तो 1857 की क्रांति जो आपने देखी, उसमें वो भी एक भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन उसमें एक कमी थी कि राष्ट्रीय भावना जो है ना वो नहीं देखी गई थी। यानी कि उसमें राष्ट्र के प्रति प्रेम जो था और राष्ट्रीयता जो थी, राष्ट्रवाद जो थी, उस भावना की जो कमी थी, कहीं ना कहीं सफलता में भी वो एक फैक्टर जो है इफेक्ट डाला था हार में इसके। 1857 की क्रांति जो है असफल रहने में वो भी एक रीजन रहा था। तो उस समय क्या हुआ था कि सब अपने पर्सनल हित के लिए सब शामिल हुए थे स्वतंत्रता संग्राम में। तो हालांकि वो स्वतंत्रता संग्राम था, लेकिन वो एक पूरी तरह से सफल स्वतंत्रता संग्राम नहीं था। लेकिन स्वतंत्रता संग्राम जो है लोगों में एक प्रेरणा स्वतंत्रता के लिए कि हम अपने देश को आज़ाद करेंगे, हम किसी के गुलाम में नहीं रहेंगे, ये चीज़ की जो प्रेरणा है ना वो जागृत कर गया, ठीक है। जैसा कि आप देखेंगे, देखिए इतना डिटेल में इसको देखने का कोई मतलब नहीं बनता है, निचोड़ जो है मैं बताती जा रही हूँ, आप देखते जाना, ठीक है। जैसे देखेंगे 1858 के पश्चात भारतीयों में जो चेतना जागृत हुई वह विशुद्ध रूप से भारतीय थी, ठीक है। भारतीयों ने यह अनुभव किया कि उनके और अंग्रेजी प्रशासन के हितों में भिन्नता है, ठीक है। और और अंग्रेज अपने स्वार्थों को पूर्ण करने के लिए भारतीयों का शोषण करते हैं। उन्हें भी यह आभास हुआ कि जब तक वे स्वयं नींद से नहीं जागेंगे, जब तक वो स्वयं नींद से नहीं जागेंगे और स्वतंत्रता, आत्मसम्मान, अखंडता और भारतीय होने का गर्व की भावना से कार्य नहीं करेंगे, देश गुलाम बना रहेगा। इसी प्रकार की भावनाओं ने भारतीयों में राष्ट्रवादी भावनाएं भर दी थी, ठीक है। अब देखना है कि राष्ट्रीय जागृति जो हुई थी भारत में भारतीयों के अंदर, वो उसके मेन जो फैक्टर कारण क्या थे वो देख लेंगे, ठीक है। तो पहला कारण है आपका राजनीतिक कार्य। राजनीतिक कारण क्या हो सकता है, देखिए 1857 की क्रांति के बाद जो 1858 में महारानी विक्टोरिया ने जो अपनी घोषणा पत्र में आश्वासन दिया था कि हम इस पर काम करेंगे, किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करेंगे, उस घोषणा पत्र में जितने भी आश्वासन दिए गए थे, अंग्रेजी सरकार ने उसको पालन नहीं किया था, ठीक है, उसको व्यवहार में नहीं लाया था। तो पहला तो ये राजनीतिक कारण का एक पहला मुद्दा ये बन जाता है, ठीक है, ये वाली। दूसरी ये थी, अंग्रेजी सरकार ने साम्राज्य की एकता और सुरक्षा मजबूत करने बनाने के लिए संपूर्ण देश में एक जैसा प्रशासन स्थापित किया, एक जैसे कानून लागू किए, समान न्याय प्रणाली की स्थापना की। अंग्रेजों द्वारा आरंभ किए गए एकीकृत शासन से भारतवासी भी क्या हुए, एक सूत्र में बंध गए, ठीक है। उनमें जागरूकता आई। यद्यपि वे कार्य अंग्रेजों ने साम्राज्य के लाभ के लिए किए थे, अपने साम्राज्य को उन लोगों ने लाभ के लिए किया था, परंतु क्या हुआ, इससे राष्ट्रीय एकता को प्रोत्साहन मिल गया, ठीक है। दूसरा कारण था धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण, ठीक है। धर्म के प्रति भारतीय हमेशा से एक होता है कि मतलब बहुत जागृत रहते हैं, और तब भी थे, ठीक है। तो धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण में धार्मिक एवं सामाजिक सुधार आंदोलन ने राष्ट्रवाद के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इन सुधार आंदोलन के प्रणेता राजनीतिक जागृति के पथ प्रदर्शक बने। इस आंदोलन ने भारतीयों के हृदय में भारतीय संस्कृति के प्रति सम्मान की भावना को उत्पन्न किया, ठीक है। सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के प्रणेता राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, श्रीमती एनी बेसेंट आदि ने भारतीयों में स्वधर्म, स्वदेशी और स्वराज्य की भावना को जागृत किया। इन लोगों ने मिलकर बताया कि स्वराज्य के महत्व क्या है, ठीक है।
उसके बाद 19वीं शताब्दी के आंदोलन मूल रूप से सामाजिक और धार्मिक थे, परंतु उनमें राष्ट्रीयता की भावनाओं में कमी देखी गई थी। ठीक है, जैसा कि 1857 की क्रांति थी। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती के आर्य समाज, अब देखेंगे इसमें आर्य समाज किसका है, तो दयानंद सरस्वती का है। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के रामकृष्ण मिशन, इसके अतिरिक्त अनेक आंदोलन, संप्रदाय और व्यक्ति हुए जिन्होंने समाज में चेतना जगाई। मुसलमानों में अलीगढ़ और देवबंद आंदोलन, सिखों में सिंह सभा और गुरुद्वारा सुधार आंदोलन तथा थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारतीय समाज और चिंतन को बदल डाला। ठीक है, इन आंदोलनों ने देश की नई पीढ़ी को देश के नेतृत्व के लिए तैयार किया। ठीक है, अब थोड़ा सा ये लिस्ट में जो कॉर्नर में नोट डाउन दिया हुआ है नोट, इसको देख लेते हैं। आत्मीय सभा जो है 1815 में स्थापित की गई थी, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा। राजा राम मोहन राय की ही ब्रह्म समाज जो है 1828 में स्टैब्लिश किया गया था, वो किसने किया था, राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो इनकी दो हो गई, कौन कौन सी, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज। तत्वबोधनी सभा जो है वो किसने किया था, देवेंद्र नाथ टैगोर ने किया था। प्रार्थना समाज किसने किया था, आत्माराम पांडुरंग ने किया था। ये आत्माराम पांडुरंग की जो प्रार्थना समाज है वो 1867 में स्टेब्लिश हुई थी, तो ये भी याद रखिएगा, कभी कभी ये डेट भी पूछता है। सत्य शोधक समाज जो है 1873 में किसके द्वारा स्टेब्लिश किया गया था, ज्योतिबा फुले के द्वारा। ठीक है, आर्य समाज अभी देखा आपने, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा कब किया गया था, 1875 में किया गया था। थियोसॉफिकल सोसाइटी जो है आपकी 1875 में मैडम ब्लावत्स्की एवं कर्नल अलकाट के द्वारा किया गया था। रामकृष्ण मिशन जो है 1897 में किसके द्वारा, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अब तीसरा कारण जो देखते हैं क्या था, तो वो था पाश्चात्य शिक्षा, संस्कृति और विचारकों का प्रभाव। अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार लॉर्ड मैकाले ने भारतीय राष्ट्रीयता को जड़ से खत्म करने के उद्देश्य से किया था। वह भारत में अंग्रेजी भाषा का प्रचार कर एक ऐसा वर्ग तैयार करना चाहता था जो ब्रिटिश साम्राज्य के हित संवर्धन के लिए कार्य करे। ठीक है, परंतु अंग्रेजी शिक्षा ने भारतीयों को विदेशी बंधनों से मुक्त होने की प्रेरणा दी। अंग्रेजी शिक्षा का ज्ञान होने के कारण भारतीय पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुए। आप किसी भी लैंग्वेज को जब जानने लगते हो तो उस लैंग्वेज के साहित्य को पढ़ोगे तो उसके बारे में जानोगे। अब जैसे हम संस्कृत जानते ही नहीं है और संस्कृत की बुक सामने रख दी जाएगी और उसमें किसी भी संस्कृति के बारे में लिखी गई रहेगी तो हम तो नहीं समझ पाएंगे। वैसे ही है कि जब ये भारतीय जो है पाश्चात्य साहित्य, विचार, दर्शन और शासन प्रणाली से परिचित हुए तो क्या होगा, उनके बारे में जानेंगे, उनके जो अच्छे काम होंगे उससे प्रेरणा लेंगे। तो वैसे ही ये वर्क किया था। ठीक है, पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचारों से अवगत कराया। पाश्चात्य शिक्षा ने क्या किया, भारतीयों को राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, समानता और लोकतंत्र जैसे आधुनिक विचार जो थे उनसे अवगत कराया। चौथा रीजन था समकालीन यूरोपीय आंदोलनों का प्रभाव। उस समय यूरोप में बहुत आंदोलन हो रहे थे। ठीक है, जो ये राष्ट्रवाद का समय है 1914 से 18 के बीच के, ये जो चीजें हैं वो अपन देख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद 1920 के दशक में आ जाएंगे अपने गांधी जी। तो समकालीन यूरोपीय आंदोलन का प्रभाव जो है, ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना के कारण भारत में अंग्रेजी शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ, जिसके फलस्वरूप भारतीयों का पाश्चात्य जगत के साथ घनिष्ठ संपर्क स्थापित हुआ। इंग्लैंड में सुधार आंदोलन, इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया के स्वतंत्रता संग्राम आदि आंदोलनों ने भारतीयों को अपने अधिकारों हेतु संघर्ष के लिए प्रेरणा दिया था। ठीक है, उन्हें लगने लगा कि हम भी अपने देश को आजाद कर सकते हैं, हम भी अपना स्वशासन कर सकते हैं। तो उनमें क्या, एक किसी को जब देखा जाता है कि कोई अपने लिए स्टैंड ले रहा है तो एक इंसान भी देखता है कि हाँ मैं भी अपने लिए स्टैंड ले सकता हूँ या ले सकती हूँ। तो उसी तरह का काम ये हुआ था। ठीक है, जब इटली, जर्मनी, रोमानिया और सर्बिया में स्वतंत्रता संग्राम आदि को इनको पता चला और उन्होंने देखा तो इनके अंदर भी एक संघर्ष हेतु प्रेरणा जगी थी। ठीक है, इसी प्रेरणा के कारण भारतीय अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र कराने के लिए क्या हुआ, इनमें भी बेचैनी हो उठी। ठीक है, पांचवा रीजन जो था यातायात एवं संचार के साधनों का विकास कहीं ना कहीं देखा था आपने 1857 की जो क्रांति थी, समय पर ना होना, क्यों, क्योंकि संचार जो थी वो कम थी। वहां पे क्या होता था कि एक दूसरे को बताने में दिक्कत होती थी कि कब स्टार्ट होगा। तो वो संचार जो साधन होता है वो भी एक बहुत बड़ा मायने रखता है। ठीक है, तो ये भी एक रीजन रहा अपने देश राष्ट्रवाद को प्रेरित करने में। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना के पश्चात भारत में यातायात के साधन विकसित किए गए। रेल, तार, डाक, सड़क, पुल आदि का निर्माण अंग्रेजी साम्राज्य की सुरक्षा और आर्थिक शोषण की दृष्टि से किया गया था। ठीक है,
यातायात के साधनों के विकसित होने से भारतीयों को लाभ हुआ। ठीक है, एक स्थान से दूसरे स्थान लाने ले जाने और जाने की सुविधा हो गई, जिससे विचारों का आदान प्रदान जो है आसान हो गया। इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से भारतीयों के संगठित होने तथा उन्हें राजनीतिक एकता के सूत्र में बांधने में यातायात एवं संचार के साधनों से बड़ी सहायता मिली थी। ठीक है, छठा रीजन हो जाता है आपका प्राचीन भारतीय संस्कृति का प्रभाव। जो हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति थी उसका प्रभाव भी राष्ट्रवाद के लिए एक रीजन रहा था। 19वीं सदी में प्राचीन भारतीय साहित्य की खोज का कार्य प्रारंभ हुआ। कब हुआ था ये? 19वीं सदी में। ठीक है, भारतीय और पश्चिमी के विद्वानों के सहयोग से संस्कृत भाषा के अनेक महत्वपूर्ण ग्रंथों का अनुवाद अंग्रेजी भाषा में किया गया। जैसे कि आपको पता है मैक्स मुलर ने क्या किया था, ऋग्वेद संहिता की जो है अंग्रेजी में अनुवाद किया था। फिर ये विलियम जोन्स जो है मनुस्मृति की इन्होंने अंग्रेजी में अनुवाद किया था। मनुस्मृति क्या है? हिंदू धर्म का एक प्राचीन धर्म ग्रंथ है, जो सबसे प्रथम संविधान के रूप में स्मृति के रूप में मानी जाती है मनुस्मृति। ठीक है, हरप्रसाद शास्त्री, रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, राजेंद्र लाल मिश्र, महादेव गोविंद रनाटे जैसे विद्वानों ने भारतीय संस्कृति और साहित्य पर अनेक ग्रंथ लिखे। ठीक है, इनकी रचनाओं का व्यापक प्रभाव भारतीयों पर पड़ा। अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता का भान होने से उनमें आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना अंकुरित हुई। ठीक है, मतलब स्टार्ट हुआ। सातवां रीजन जो है भारतीय साहित्य एवं समाचार पत्र। राष्ट्रीय जागृति की उदय में साहित्य और समाचार पत्रों का भी विशिष्ट महत्व है। बंकिम चंद्र चटर्जी, दीनबंधु मित्र, भारतेंदु हरिश्चंद्र, डीएल राय एवं रविंद्रनाथ ठाकुर आदि की रचनाओं का राष्ट्रीय जागृति में महान योगदान रहा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है आनंद मठ, याद रखिएगा कि बंकिम, ये क्वेश्चन तो हमेशा बहुत बार आ चुका है तो सबको याद ही हो गया होगा। बंकिम चंद्र चटर्जी की रचना जो है आनंद मठ, और उसमें लिखे गए वंदे मातरम गीत नव युवकों की प्रेरणा का स्रोत बना। ठीक है, आनंद मठ में ब्रिटिश राज के राजनीतिक और आर्थिक दोषों का खुलासा किया गया था। ठीक है, आनंद मठ में जो उन्होंने क्या किया था, ब्रिटिश राज के जो राजनीतिक और आर्थिक दोष थे उनका उन्होंने खुलासा किया था। ठीक है, दीनबंधु मित्र के नील दर्पण नाटक में नील बगान के मजदूरों पर हो रहे अत्याचारों और दुखों का उजागर किया गया था। ठीक है, लक्ष्मीनाथ बेज बरुआ असमी के लेखक थे। अल्ताफ हुसैन हाजी उर्दू के लेखक थे। ठीक है, इस काल में एक ये राष्ट्रवादी लिखा करते थे, तो ये क्या होंगे, राष्ट्रवादी लेखक होंगे। ठीक है, भारतीय समाचार पत्रों में अंग्रेजी प्रशासन का समीक्षात्मक विवरण समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाशित होने लगा। भारतीय समाचार पत्र में संवाद कॉमेडी किसकी है, राजाराम मोहन राय की। अमृत बाजार किसकी हो जाएगी, आपकी शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष की। जो ये रातों रात जो है चेंज हो गया था लिटन की जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आई थी ना 1878 में, जिसको बाद में जाके 1882 में क्या रिपन ने समाप्त कर दिया था। तो ये अमृत बाजार पत्रिका जो थी रातों रात बंगाली भाषा से अंग्रेजी भाषा में छपनी स्टार्ट हो गई थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आता है। और इसके जो संपादक थे वो कौन थे, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष थे। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बम्बई समाचार, केसरी मराठा तिलक पता ही है। उसके बाद हिंदू पेट्रियाट जो हरिश्चंद्र घोष, स्वदेशी मित्रम, आर्य दर्शन आदि ने राष्ट्रीय चेतना के विकास में सहयोग दिया। प्रेस ने भारतीयता की चेतना को प्रोत्साहन दिया और राजनीतिक शिक्षा प्रदान की। ठीक है, उसके बाद जो आठवां रीजन है, देखिए कभी कभी क्वेश्चन में आ जाता है कि क्या क्या कारण थे राष्ट्रवाद जागृत होने में। ठीक है, तो वो कारण थे, तो एटलीस्ट नहीं कुछ याद रहे तो अपना जो ये हेडलाइन है वो याद रखिएगा। ठीक है, तो आठवां क्या था, ब्रिटिश सरकार की आर्थिक शोषण की नीति। आर्थिक शोषण असंतोष को जन्म देता है। अंग्रेजी साम्राज्य की स्थापना और ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप भारतीय उद्योग धंधों कुटीर उद्योग जो थी को गहरा धक्का लगा। भारत से निर्यात होने वाले माल पर चुंगी की दर विदेशों में बढ़ा दी गई और इंग्लैंड की निर्मित वस्तुओं के आयात पर चुंगी की छूट देकर उन्हें भारतीय बाजारों में बेचा जाने लगा। भारत का धन निरंतर निष्कासित हो रहा था, जो दादा भाई नौरोजी ने दिया ही था, जिससे आर्थिक ढांचा लड़खड़ा गया। ठीक है, अतः भारतीय आर्थिक दासता के बंधन से मुक्त होने के लिए संघर्ष करने को तैयार हो गया। ठीक है, जो 1857 वो प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से लेकर 1918 के बीच में हुआ था, उसमें क्या हुआ था कि अंग्रेजों ने खर्चे तो किए खुद, लेकिन क्या हुआ, वो पैसे जो थे ना वो
भारतीयों से वसूलना चाहते थे। अभी आप आगे देखेंगे कि कैसे उन्हें जबरन सैनिकों में भी भर्ती किया जाता है, जब गांधी जी आते हैं तब उसकी बात की बात है। नौवां रीजन जो है 9th नंबर, प्रजातीय भेदभाव की नीति। ठीक है, अंग्रेज भारतीयों के प्रति प्रजातीय भेदभाव, जातीय अहंकार की भावना से ग्रसित होकर अन्य जाति को निम्न समझते थे। ठीक है, वे भारतीय को घृणा और संदेह की दृष्टि से देखते थे। प्रतिभाशाली शिक्षित भारतीयों को उच्च सरकारी पदों के योग्य नहीं समझा जाता था। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले भारतीयों पर किसी न किसी प्रकार का दोष लगाकर उन्हें सरकारी नौकरी पाने में के अधिकार से क्या किया जाता था, वंचित कर दिया जाता था। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, अरविंद घोष जैसे व्यक्ति ब्रिटिश सरकार की पक्षतापूर्ण नीति के शिकार हुए थे। कौन कौन हुए थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी और अरविंद घोष। ठीक है, उसके बाद इल्बर्ट बिल, अभी मैं एक जो आया था ये भी देख लेते हैं। इल्बर्ट बिल किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय आया था। ठीक है, वायसराय लॉर्ड रिपन ने जातीय भेदभाव को दूर करने के लिए एक कानून बनाने का प्रयास किया। इसे विधि सदस्य इल्बर्ट ने तैयार किया था। ठीक है, विधि सदस्य कौन थे उस समय? इल्बर्ट, उन्होंने ये तैयार किया था। अतः इसे इल्बर्ट बिल कहा गया, इसी की वजह से इसे इल्बर्ट बिल कहा गया। इसके द्वारा भारतीय मजिस्ट्रेट और सेशन जज को फौजदारी मुकदमों में यूरोपीय लोगों की सुनवाई का अधिकार प्रदान किया गया था। ठीक है, भारतीय न्यायाधीशों को यूरोपीय अपराधियों का मुकदमा सुनने का अधिकार नहीं था। इसी वजह से क्या हुआ था, फिर ये जो इल्बर्ट बिल है वापिस हो गया था। ठीक है, ये ज्यादा समय तक लागू नहीं रहा। इस भेदभाव को दूर करने के लिए इल्बर्ट बिल लाया गया। भारत में बसने वाले यूरोपियनों ने इल्बर्ट बिल का संगठित होकर विरोध किया और इसे काला कानून माना गया। ठीक है, इल्बर्ट बिल को क्या माना गया? काला कानून। अतः ब्रिटिश सरकार को इल्बर्ट बिल वापस लेना पड़ा। भारतीयों के मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा। इल्बर्ट बिल का अंग्रेजों द्वारा विरोध प्रजातीय भेदभाव की नीति का उजागर करता था। ठीक है, तो याद रखिएगा इल्बर्ट बिल किसके समय आया था? लॉर्ड रिपन के समय में आया था। वायसराय लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति प्रजातीय भेदभाव से परिपूर्ण थी। लॉर्ड लिटन की प्रतिक्रियावादी नीति अर्थात भारत विरोधी नीति 4 वर्ष तक 1876 से लेकर 1880 चली। इस काल में उसने आयातित बड़े कपड़े पर से शुल्क हटाए, देश में भयंकर अकाल में पीड़ितों को राहत देने का के स्थान पर इंग्लैंड की महारानी के सम्मान में दरबार आयोजित किया। ठीक है, उस समय अकाल पड़ा था, फिर भी उसने क्या किया? महारानी के सम्मान में एक दरबार आयोजित किया। भारतीयों के हथियार रखने पर लाइसेंस की फीस लगा दी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट द्वारा भारतीय भाषाओं के समाचार पत्रों का दमन करने का प्रयास किया गया, जिससे रातों रात क्या हुआ? अमृत बाजार पत्रिका जो है अंग्रेजी में चेंज हो गई थी। ठीक है, इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय जागरण और विकास के लिए प्रेरणा सर्वप्रथम धार्मिक तथा सामाजिक सुधार आंदोलनों ने की। देशभक्ति तथा स्वाभिमान का बीज इन्हीं आंदोलनों ने बोया। आर्थिक, राजनीतिक व अन्य कारणों ने इसे और अधिक बढ़ा दिया। ठीक है, अब देख लीजिए थोड़ा सा जो दिया है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी उससे पूर्व स्थापित राजनीतिक संगठन थे, जो आप देख लेंगे। सबसे पहले पूना सार्वजनिक सभा कब हुआ था? 1870 में। इंडियन लीग कब आया था? 1875 में। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब आया था? 1876 में। मद्रास महाजन सभा कब आया था? 1884 में। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन कब आया था? 1885 में। इन संगठनों ने स्थानीय मांगों के साथ साथ राष्ट्रीय मांगों की जोरदार वकालत की। इस समय तक ऐसी किसी संस्था की स्थापना नहीं हुई थी जो अखिल भारतीय स्तर पर गठित हो। इस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए 1883 में इंडियन एसोसिएशन का राष्ट्रीय सम्मेलन सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कोलकाता में बुलाया। ठीक है, जिसमें लगभग 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इसका दूसरा राष्ट्रीय सम्मेलन दिसंबर 1885 में पुनः कोलकाता में हुआ। भारतीय राष्ट्रीय संगठन की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। उपरोक्त सभी संगठनों का उद्देश्य, अब देखिए जितने भी ये संगठन है उसका उद्देश्य याद रखिएगा, क्योंकि कभी कभी उद्देश्य भी पूछा जाता है। ठीक है, उद्देश्य जनता को एक मंच प्रदान करना था जिसमें जनहित की सामूहिक समस्याओं का समाधान खोजा जा सके। यद्यपि ब्रिटिश प्रशासन ने भारतीय राजनीतिक संगठनों द्वारा प्रस्तुत की गई मांगों की उपेक्षा की, परंतु राष्ट्रवादी समाचार पत्रों ने भारतीयों की मांगों पर जोरदार तरीके से
उठाया था, ठीक है, जो भारतीय मांगे थी उसको इस मंच पे उठाया गया था, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। इंडियन ईस्ट इंडिया एसोसिएशन के प्रमुख सदस्य कौन कौन रहे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी। 1885 तक इनकी 60 शाखाएं स्थापित लगभग हो चुकी थी। उसके बाद आता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, जो हमारे काम का नहीं है, ठीक है, मतलब है, जब कांग्रेस की स्थापना का पढ़ेंगे उसके समय, जब कांग्रेस वाला क्वेश्चन देखेंगे उस समय इस टॉपिक को देखेंगे, ठीक है। उसके बाद यही चीज तो देखिए एनसीईआरटी में थोड़ा कम से दिया गया था, इसलिए मैंने उसको ले लिया था। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, तो देख लीजिएगा उसमें। यहाँ पे इसमें एक इम्पोर्टेंट देख लीजिए, यहाँ पे इस अध्याय में हम 1920 के दशक से आगे अध्ययन करेंगे और असहयोग आंदोलन तथा सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। हम यह देखेंगे कि कांग्रेस ने राष्ट्रीय आंदोलन को विकसित करने के लिए किस तरह के प्रयास किए, इस आंदोलन में विभिन्न सामाजिक समूहों में ने किस तरह हिस्सा लिया और किस तरह राष्ट्रवाद ने लोगों की कल्पना को नई उड़ान दे दी थी, ठीक है। अब देखिए छोटा सा ये नोट यहाँ पे दिया हुआ है, तो जैसे वो नोट का क्वेश्चन आया था तो ये भी पूछ सकता है, इसलिए देख देख लीजिए यहाँ पे 6 अप्रैल 1919 ये दिन है और ये भीड़ देख रहे होंगे आप। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह के बड़े जुलूस आम बात थी। ये जो जुलूस है ये 6 अप्रैल 1919 की बात है। जब ये जलियांवाला बाग देखेंगे ना तो ये समझ आएगा कि 6 अप्रैल को ये सब जो अभी ये प्रक्रिया है वो हुई थी, ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान सड़कों पर इस तरह से लोग जुलूस निकाला करते थे, ठीक है। उसके बाद आता है पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग आंदोलन। अब पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था, बता ही दिया हमने कि उसमें क्या हुआ था, खर्चे अंग्रेज कर रहे थे और भारतीयों पे क्या करते थे, वो आर्थिक भार डालने लगे, कीमतों में वृद्धि होने लगी, जबरन सेना में भर्ती किया जाने लगा। 1915 में जब महात्मा गांधी अपने इंडिया में आ गए थे तो वो क्या अंग्रेजों का साथ देने के लिए उन्होंने सैनिकों को प्रेरित किया, मतलब भारतीय लोगों को प्रेरित किया कि आप लोग अंग्रेजों का साथ दो प्रथम विश्व युद्ध में। तो उससे देखे ही होंगे आप, भर्ती करने वाला सार्जेंट महात्मा गांधी को कहा जाने लगा, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि भर्ती कराने वाला सार्जेंट किसको कहा जाता है, तो वो महात्मा गांधी को ही कहा जाता है, जब उन्होंने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों के मतलब सहयोग के लिए भारतीयों से रिक्वेस्ट करी कि आप लोग भी सैनिक में भर्ती लें, ठीक है। तो इसी समय उनका ये नाम पड़ा था, भर्ती कराने वाला सर्जेंट, ठीक है। ये देखिए जबरन भर्ती किया जाने लगा, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, महामारी फैल गई थी उस समय, फसल भी खराब हो गया था, प्लेग जो महामारी थी उस समय फैल गया था, तो उसमें लगभग 2 से 3 लाख लोग मरे थे। तो आपने देखा ही होगा भारतीय जनगणना जो है उसमें 1921 को जो है महाविभाजक वर्ष माना जाता है, ठीक है। उस समय पहला ऐसा वर्ष था 1921 जिसमें जो जनसंख्या वृद्धि थी वो निगेटिव गई थी, ठीक है, अप नहीं हुआ था, निगेटिव हुआ था। वैसे भारतीय जनगणना के जो अपने जनक हैं वो कौन है, हेनरी हैं, ठीक है। और भारत में सबसे पहले जनगणना कब हुआ था, 1872 लॉर्ड मेयो के द्वारा, और दशकीय जो हुई थी 1881 में रिपन के समय में, और स्वतंत्र भारत में कब हुआ था, 1951 में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो 1920 से 21 के 10 में बहुत सारे हिस्से में फसल भी खराब हो गए थे, प्लेग भी फैल गया था, ये सब एक रीजन था, ठीक है। महामारी के कारण 120 से 130 लाख, वही 2 से 3 लाख लोग जो है मौत की घाट पहुंच गए थे, मर गए थे, ठीक है। लोगों की उम्मीद थी कि युद्ध खत्म होने के बाद उनकी मुसीबतों को कम की जाएगी। अब जो महात्मा गांधी ने बहुत सारे सैनिकों को रिक्वेस्ट करके भेजा भी था, और उनकी उम्मीदें क्या थी कि जैसे ही ये 1900 प्रथम विश्व युद्ध खत्म होगा तो अंग्रेज हमारे प्रति जो पॉजिटिव वे में जो एक्शन लेंगे वो लेंगे, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं था, वो बिल्कुल निगेटिव ही रहे थे और उनने अपना ही हित साधा था, ठीक है। अब जबरन भर्ती क्या होता है तो देख लीजिए, इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारत के लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती कर लेते थे, ठीक है। जैसे आयकर भी बढ़ा दिया गया था, सीमा कर भी बढ़ा दिया गया था। अब आयकर और सीमा कर किसके द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लागू की जाती है, ठीक है। अब देखिए सत्याग्रह का विचार आता है, तो इस समय क्या होता है, गांधी जी की जो है उदय होती है, ठीक है। और ये वाला तो आपने देख ही लिया। अब गांधी जी का जो उदय है वो उसमें थोड़ा सा कम दिया हुआ है। ये मॉडर्न हिस्ट्री जो स्पेक्ट्रम की आती है, स्पेक्ट्रम की जो मॉडर्न हिस्ट्री की बुक है उसके ये कटिंग है, ठीक है। तो इसमें देख लीजिए आप, गांधी जी जो दक्षिण अफ्रीका में गए थे तो उसके उस अब दक्षिण अफ्रीका में थे, उसके बाद ही यहाँ आए थे, तो दक्षिण अफ्रीका का क्वेश्चन पूछा गया था, इसलिए मैंने ये कटिंग रख ली है, ठीक है। तो इसको भी देख लेते हैं, गांधी जी का अभ्युदय, प्रारंभिक जीवन तथा दक्षिण अफ्रीका में सत्य का प्रयोग। वहां पे गांधी जी ने जो सबसे पहले सत्याग्रह जो किया था वो दक्षिण अफ्रीका में ही किया था 1906 में, ठीक है। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1800
1869 को गुजरात के काठियावाड़ में पोरबंदर नामक स्थान में हुआ था, गुजरात। ठीक है, उनके पिता काठियावाड़ के दीवान थे, ये भी याद रखिएगा। वो कहाँ के, उनके पिता जो थे कहाँ के दीवान थे, काठियावाड़ के दीवान थे। इंग्लैंड से बैरिस्टरी पास करने के उपरांत वे गुजरात के एक व्यापारी दादा अब्दुल्ला का मुकदमा लड़ने दक्षिण अफ्रीका गए थे। तो वो गए किस लिए थे? दादा अब्दुल्ला जो थे, उनका जो व्यापारिक मामला था, मुकदमा जो भी था, उसके लिए वो गए थे दक्षिण अफ्रीका। वो नस्ल भेद वाला तो जब उन्होंने उसे ट्रेन से उतार दिया गया था उन्हें, तब उन्होंने ये समझा और उसके प्रति एक्शन लिया था। ठीक है, तो ये पूछा जाएगा कि दक्षिण अफ्रीका जो है, देखिए लंदन से वो पास करके आ गए थे गांधी जी, लेकिन उनको एक अच्छी वकील के वो क्षेत्र में उनको एक अच्छा रोजगार नहीं मिल पा रहा था, कि अच्छी केस कोई नहीं मिल पा रही थी, तो वो भटक रहे थे। तो उनके ये करीबी ही थे जो ये दादा अब्दुल्ला थे, तो उन्होंने बुलाया कि दक्षिण अफ्रीका तुम आ जाओ। वहां पे उन्होंने मतलब अपनी जो मुकदमा थी उसका केस दिया था उन्होंने। तो वो वहां चले गए, वहां उन्होंने देखा कि जो एशियाई मजदूरी करने दक्षिण अफ्रीका गए थे, जो भारत से एशिया से जो भी मजदूर गए थे, वे किसी प्रकार प्रजातीय उत्पीड़न तथा भेदभाव के शिकार थे। ठीक है, उन्होंने गोरों द्वारा काले लोगों से रंग भेद की नीति के विरोध प्रकट किया। ठीक है, जब महात्मा गांधी डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे, तो उनको मारिट्सबर्ग स्टेशन पे क्या किया गया था, दिया गया था, जबकि उनके पास एसी की टिकट थी, लेकिन फिर भी उनको जनरल में भेजा गया। लेकिन बाद में क्या हुआ, पीटर्सबर्ग में उनको, मारिट्सबर्ग में उनको उतार दिया गया था, जबकि ठंड की समय भी थी और बहुत उनके जैकेट वगैरह भी उसी में रह गए थे। ठीक है, तो जब उन्होंने देखा कि हाँ रंग भेद की नीति बहुत वो है, तो उन्होंने विरोध करने का वो किया और उन्होंने निश्चय किया कि वे वहां रुककर भारतीय मजदूरों को उनके अधिकारों के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा देंगे तथा उन्हें संगठित करेंगे। गांधी जी 1914 तक दक्षिण अफ्रीका में रुके, तत्पश्चात वो भारत आए थे। तो आपको पता ही है 9 जनवरी 1915 को भारत आए थे गांधी जी, जो प्रवासी दिवस के रूप में बनाया जाता है 9 जनवरी को। ठीक है, और ध्यान रखिएगा ये 24 वर्ष की उम्र में जो है दक्षिण अफ्रीका गए थे, और ये कब गए थे, 1893 में गए थे। ठीक है, 1893 में 3 घटनाएं आप याद रखिएगा। एक तो गांधी जी भारत से मतलब दक्षिण अफ्रीका गए, और वहीं क्या है, एनी बेसेंट जो है 1893 में भारत मद्रास आड़यार में जो है थियोसॉफिकल सोसाइटी की मतलब सम्मेलन होने वाली थी, उसमें भाग लेने के लिए एनी बेसेंट जो है भारत आई थी। तो एनी बेसेंट भारत कब आई थी, 1893 में। सेम 1893 में ये भी याद रखिएगा, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में धर्म सम्मेलन में पहला भाषण दिया था। कब दिया था, 1893 में, स्वामी विवेकानंद। ठीक है, तो 1893 में 3 चीजें आप याद रखिएगा कि महात्मा गांधी कहाँ गए, भारत से बाहर गए, एनी बेसेंट भारत के अंदर आई। ठीक है, और जो अपने स्वामी विवेकानंद है, धर्म सम्मेलन में 1893 शिकागो में भाषण दिया था। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका में कार्यरत भारतीय 3 वर्गों में संगठित थे। प्रथम वर्ग मुख्यतः दक्षिण भारत से आए हुए थे, मजदूर थे। 1890 के पश्चात गन्ने की खेती में, अब देखिए क्या है, ये 3 तरह के जो एशियाई और भारतीय जो थे मजदूर वहां पे गए हुए थे, यही दिया हुआ है। इसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या, ये सभी दक्षिण अफ्रीका में प्रजातीय भेदभाव के शिकार थे। दक्षिण अफ्रीका की गोरी सरकार इन भारतीयों पर अनेक जुल्म ढाती थी। इन्हें मत देने का अधिकार से भी वंचित रखा गया था। ध्यान रखिएगा, क्या मत भी नहीं दिया जाता था वहां पे, उनको देने नहीं दिया जाता था, यानी नागरिक ही नहीं समझते थे वो लोग। इन्हें कुछ विशेष स्थान में ही रहने की अनुमति थी। रात में क्या होता था, 9 बजे के रात्रि के बाद जो काले वो अफ्रीकियों के घर पर से बाहर निकलने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। गोरे काले का भेद बहुत वहां चल रहा था। ठीक है, उन्हें सार्वजनिक फुटपाथों का प्रयोग करने की अनुमति नहीं थी, तो यही बताया गया है इसमें। ठीक है, उसके बाद देखिए जो ये दक्षिण अफ्रीका से जो गांधी जी के रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो कर लेते हैं। ऑब्जेक्टिव यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला है, गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस कॉलेज में पढ़ाई की थी, तो वो किया था रामल दास कॉलेज भावनगर से किया था। ये बीपीएससी में क्वेश्चन आया था। ठीक है, तो ये देख लीजिएगा आप। गांधी जी ने भावनगर के सामल दास कॉलेज से पढ़ाई की थी। गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा कि अपनी आत्मकथा में क्या लिखा था, उन्होंने सामल दास कॉलेजों को चुना क्योंकि यह बॉम्बे कॉलेज से सस्ता था। ठीक है, हालांकि आंसर यही था कि आपको देखना था कि गांधी जी की पढ़ाई कहाँ से हुई थी, तो वो भावनगर के सामल दास कॉलेज से गांधी जी की पढ़ाई हुई थी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने अपनी जो लॉ में प्रवेश किया था वो किस यूनिवर्सिटी, उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन से लॉ किया था। 3 साल की डिग्री उन्होंने वहां से ली थी, इसीलिए उनको बैरिस्टर कहा जाता था। ठीक है,
उन्होंने अपने जीवन काल के दौरान गांधी जी ने इंडियन ओपिनियन, यंग इंडिया, नवजीवन और हरिजन मतलब पत्र था, पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, जो अभी आगे क्वेश्चन में मिलेगा आपको। यहाँ पे ये चीज आप देख लीजिएगा थोड़ा सा, टॉलस्टॉय फॉर्म, ठीक है, ये 1910 में टॉलस्टॉय फॉर्म की स्थापना गांधी जी ने करी थी, कहाँ, दक्षिण अफ्रीका में, ठीक है, जोहान्सबर्ग में। तो इसलिए मैंने ये ले लिया था। अब देखिए जो गांधी जी थे वहां पे गए थे तो उन्होंने क्या क्या देखा था, तो उन्होंने देखा था पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध सत्याग्रह किया, ठीक है, अहिंसक प्रतिरोध सभा का गठन हुआ वहां पे, ये भी एक वो है। अपने रजिस्ट्रेशन कागजातों को सामूहिक रूप से जला दिया गया था। गांधी जी की अगुवाई में अपने रजिस्ट्रेशन, ये देख लीजिए, पंजीकरण प्रमाण पत्र के विरुद्ध जो है सत्याग्रह किया था। क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो बस यही बता देती हूँ कि वहां पे जो दक्षिण अफ्रीका में उनको किस किस चीज से गुजरना पड़ा था। 1906 में आप याद रखिएगा कि उन्होंने पहली सत्याग्रह दक्षिण अफ्रीका में प्रयोग में लाया था, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चंस कर लेते हैं, ठीक है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर SS सफारी में पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, तो वो डरबन हो जाएगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डरबन, दक्षिण अफ्रीका विदेश में स्टीमर SS सफारी में पहुंचे थे, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए वो जब गए थे उसके बाद की उस समय की बात है। 24 मई 1893 को 24 वर्ष की वायु में महात्मा गांधी कितने वर्ष के थे, 24 वर्ष के थे, तब वो वहां गए थे डरबन, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। महात्मा गांधी कहाँ पहुंचे, डरबन पहुंचे। दादा अब्दुल्ला शाह की फॉर्म, अब वो किनका केस लड़ने गए थे, तो वो दादा अब्दुल्ला शाह के गए थे, ठीक है। उसके बाद 1 साल के लिए वहां गए थे, लेकिन नस्लीय भेदभाव के खिलाफ लड़ने के लिए वो 21 साल तक वहां रह गए थे। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी कितने साल तक रहे थे, तो वो रहे थे 21 साल तक, ठीक है। गांधी को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटने के लिए राजी करने में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, तो ये भी क्वेश्चन याद रखिएगा। तो ये थे अपने CF एंड्रूज, ठीक है। देखिए 1915 में गांधी जी को उनके साथ भारत लौटने के लिए मनाने में एंड्रयूज की महत्वपूर्ण भूमिका थी, तो आप ये याद रखिएगा। उसके बाद ये थोड़ा सा एडिशनल फॉर्म है वो भी देख लीजिए। महात्मा गांधी के बारे में है, जन्म स्थान कहाँ था उनका, पोरबंदर। कांग्रेस के अध्यक्ष वो कब बने थे, एक ही बार वो बने हैं 1924 बेलगाम में, ठीक है। राजनीतिक गुरु कौन थे उनके, गोपाल कृष्ण गोखले। ध्यान रखिएगा RGM, ये याद रखिएगा, मतलब ट्रिक है कि महात्मा गांधी के कौन हो गए, गोखले, और गोखले के कौन हो गए, रनाडे, राजनीतिक गुरु, ठीक है। उसके बाद पहली बार सत्याग्रह उन्होंने कब किया था, 1906 दक्षिण अफ्रीका में किया था। रविन्द्रनाथ टैगोर ने उन्हें किस चीज की उपाधि दी थी, तो महात्मा की उपाधि दी थी, तो किसने दिया था, याद रखिएगा, ये रहा, रविन्द्रनाथ टैगोर ने गांधी को महात्मा की उपाधि दी। और राष्ट्रपिता किसने कहा था, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस। और महात्मा किसने कहा, जिससे अभी भी जाने जाते हैं महात्मा गांधी, और राष्ट्रपिता भी जाने जाते हैं, तो किसने कहा था, महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर, और राष्ट्रपिता किसने कहा, सुभाष चंद्र बोस, ये याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन के ठीक बाहर बस्ती नामक एक जीवित समुदाय की स्थापना की थी, तो किसके सामने की थी, उन्होंने फिनिक्स के, ठीक है। ये देखिए जून 1904 में डरबन के बाहर फिनिक्स बस्ती नामक एक सांप्रदायिक जीवित समुदाय की स्थापना की थी। तो याद रखिएगा फिनिक्स कहाँ स्थापना किया था इन्होंने, तो डरबन में किया था। कब किया था, 1904 में किया था, ठीक है। उनके अखबार भी देख लीजिए, एक भारतीय राय उनकी अखबार है, ठीक है, महात्मा गांधी की। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बुनियादी शिक्षा किसके द्वारा शुरू की गई थी, तो वो भी किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा गांधी जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिसंबर 1944 में महात्मा गांधी द्वारा शुरू की गई शिक्षा योजना के अनुसार बुनियादी विद्यालय शिक्षा वर्ष की आवश्यक क्या थी, तो वो थी 7 से 14 वर्ष, ठीक है। नेक्स्ट है, गांधी जी द्वारा किसकी स्थापना का आह्वान किया गया था, तो इसमें ऑप्शन में देख लेना है, तो A और C दोनों में किया गया था, ठीक है। राम राज्य की और स्वराज्य की उन्होंने स्थापना किया थी, उनने, यहाँ पे आप देख लीजिए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4th नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा, A और C दोनों की उन्होंने आह्वान किया था, ठीक है। अब ये भी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। गांधी जी द्वारा निम्न की स्थापना का आह्वान किया गया था, राम राज्य, स्वराज्य, ठीक है। स्वराज्य का अर्थ क्या होता है, स्वशासन, खुद का शासन। राम राज्य से उनका तात्पर्य स्वराज्य से था, ये भी याद रखिएगा आप, जो बंधनों की मुक्ति से कहीं अधिक था। यह स्वशासन और आत्म संयम और
इसे मोक्ष के साथ जोड़ा जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि गांधी जी द्वारा राम राज्य और स्वराज्य की स्थापना का आह्वान किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के ग्राम सर्वोदय के विचार में निहित है कि एक आदर्श गांव को कुछ शर्तों को पूरा करना चाहिए, इनमें से कौन उन स्थितियों में से नहीं है बताना है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपको, ये पूजा स्थल वाली जो ऑप्शन है ये नहीं होगी, क्योंकि ये उनकी उसमें सर्वोदय के विचार में एग्जिस्ट नहीं करता था। बंधुत्व की भावना विकसित करने के लिए पूजा स्थलों का दूसरे पास बनाया जाना ये एग्जिस्ट नहीं करता था, तो यही आंसर हो जाएगा। जाति व्यवस्था को समाप्त किया जाना उसके प्रति मतलब पॉजिटिव वे में थे गांधी जी। इनमें एक धर्मशाला और एक छोटी डिस्पेंसरी होनी चाहिए, ये भी कहा था उन्होंने। यह भोजन और कपड़ों के मामलों में आत्मनिर्भर होना चाहिए। ठीक है, महात्मा गांधी के दर्शन में रचनात्मक प्रभाव क्या थे? गांधी, तो ऑप्शन देख लेते हैं। गांधी जी 18वीं शताब्दी प्रणामी संप्रदाय से प्रभावित थे, जिन्होंने विश्वास में एकता की वकालत की थी, तो ये सही हो जाएगा। गांधी जी ब्रह्म विद्याओं वादियों से प्रभावित थे, तो ये भी सही हो जाएगा। गांधी जी, ये वाला जो ऑप्शन है ये गलत हो जाएगा, तो आंसर क्या हो जाएगा आपको? एक और दो जो है सही हो जाएगा। तो एक और दो ऑप्शन में कहाँ है? ऑप्शन नंबर 1 जो है सही आंसर हो गया उसका। ठीक है, अब उसके बारे में देख लेते हैं। गांधी जी 18वीं शताब्दी प्रणामी सदस्य के संप्रदाय से क्या थे? प्रभावित थे। ठीक है, उसके बाद वो देखिए ब्रह्मवादियों से भी गहराई से प्रभावित थे। उसके बाद आपको ये देखना है कि गांधी जी लियो टॉलस्टॉय जैसे लेखक से बहुत प्रभावित थे। ब्रिटिश विद्वान जॉन रस्किन अनटू द लास्ट किताब जो है उनसे वो गांधी जी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि ये मेरी ज़िंदगी बदल कर रख दिया था। ठीक है, महात्मा गांधी की कुछ किताबें देख लेते हैं। तो सत्य के प्रयोग उन्होंने कब लिखी थी? 1927 में लिखी थी। हिंद स्वराज 1909 में लिखा था उनने। महात्मा गांधी की किताबें याद रखिएगा। मेरे सपनों का भारत 1942 में। दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह 1920 में उन्होंने लिखा था। गीता बोध ये भी उनकी ही बुक है गांधी जी की। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। गांधी जी ने कई पत्र पत्रिकाएं और अखबार भी शुरू किए थे, उनमें कौन कौन था? इंडियन ओपिनियन, ध्यान रखिएगा इंडियन ओपिनियन जो है वो जब दक्षिण अफ्रीका में थे तभी लिखे थे। तो आपको याद करना हो कि इंडियन ओपिनियन पूछता है क्वेश्चन कि भारत दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए जो गांधी जी हैं कौन सी पत्रिकाएं को संपादक किए थे, तो वो था इंडियन ओपिनियन। क्वेश्चन वैसे अभी मिलेगा। इंडियन ओपिनियन, नवजीवन, हरिजन, यंग इंडिया, इनकी पत्र पत्रिकाएं थी गांधी जी की। ठीक है, गांधी जी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सत्याग्रह का एक आवश्यक सिद्धांत था? ठीक है, तो ये तो तीनों हो जाएगा, क्योंकि कष्ट सहने की अनंत क्षमता होनी चाहिए, अहिंसा और सत्य तो उनका प्रायोरिटी बेस में था। तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की अहिंसा और सविनय अवज्ञा की विचारधारा किसकी शिक्षाओं से काफी प्रभावित थी? तो ये हेनरी डेविड थोरो जो थे ना उनसे प्रभावित थी। ठीक है, ये जो सविनय अवज्ञा की विचारधारा थी और अहिंसा की किससे प्रभावित थी? हेनरी डेविड थोरो से। ठीक है, गांधी जी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने इस विचार को प्रत्याशित किया कि चरित्र विहीन ज्ञान जो है पाप है? अगर आप बहुत ज्ञानी हैं लेकिन चरित्र विहीन है तो ये एक पाप है। तो ये किसने बोला था? महात्मा गांधी जी ने बोला था। ठीक है, महात्मा गांधी ने हिंद स्वराज में रेलवे की आलोचना की, क्यों की? देखिए महात्मा गांधी ने अपने बुक जो हिंद स्वराज लिखी थी उसमें उन्होंने रेलवे की आलोचना किया था। तो क्योंकि वो प्लेग जीवाणु का वाहिक बना, ये भी उनका कहना था। बार बार पड़ने वाले अकालों दुर्भिक्षों का साधन बना, ये भी कहना था। समाज में वर्ग भेद बढ़ाने के लिए भी उत्तरदायी मानते थे गांधी जी। ठीक है, दुर्घटनाओं का वाहक नहीं माना था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1 2 3 तीनों सही है। ठीक है, ये उनने आलोचना की थी। ठीक है, ये नहीं किया था, दुर्घटना का वाहक का आंसर नहीं होगा, मतलब इससे नहीं किया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? तो अभी बताया मैंने 21 वर्ष रहे थे। 24 साल की उम्र में गए थे और 21 वर्ष वहां पे बिताए थे। गए तो वो 1 साल के लिए ही थे, ये भी याद रखिएगा। दादा अब्दुल्ला शाह की जो केस लड़ने गए थे तो मात्र 1 साल के लिए गए थे, लेकिन रह कितने गए? 21 साल। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? तो उन्होंने दिया था बनारसी में। ठीक है, बनारस में जो मदन मोहन मालवीय के द्वारा जो हिंदू विश्वविद्यालय की जो स्थापना थी, मतलब उसका उद्घाटन था, उसी समय बनारसी में ये महात्मा गांधी जी ने अपना पहला भाषण दिया था। और उन्होंने भाषण में कहा था कि मैं खुश नहीं हुआ आप लोगों की ये भीड़ देखकर, क्योंकि जो भी भीड़ में शामिल थे ना वो सब जमींदार बड़े बड़े लोग ही शामिल थे, किसान वगैरह नहीं थे। उसी समय उन्होंने कहा कि
जो भारत की आत्मा है वो गांव में बसती है। भारत की आत्मा कहाँ बसती है? गांव में बसती है। ये किसका मानना था? गांधी जी का मानना था। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो ये सत्याग्रह शब्द पता ही है कि किसने गढ़ा था? महात्मा गांधी जी ने गढ़ा था। सत्य से आग्रह किया जाए, ठीक है, बिना अहिंसा के। उनका कहना था कि जब दूसरे का जो है ना, अगर कोई विरोधी है तुम्हारा, तो उसको क्या करो, हृदय को परिवर्तन कर दो, ठीक है, अपने प्रेम भाव से, तब वो तुम्हारे बारे में अच्छा सोचेगा और तुम्हारे बारे में अच्छा करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी को ट्रेन से फेंका गया था? तो ये फेंका गया था आपको पीटर मारिट्सबर्ग में। ठीक है, यही स्टेशन पे जो है ठंड के दिनों में गांधी जी को फेंक दिया गया था, मतलब एसी की टिकट होते हुए भी उनको उतार दिया गया था। और ये कहाँ जा रहे थे? डरबन से प्रिटोरिया जा रहे थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, करमचंद गांधी दीवान कहाँ के थे? जो उनके पिता थे वो कहाँ के दीवान थे? तो ये हो जाएगा पोरबंदर, राजकोट, बीकानेर। तो ये तीनों के हो जाएंगे। ठीक है, उपयुक्त सभी राज्यों के जो है करमचंद गांधी दीवान थे। ये भी देख लीजिए यहाँ पे, करमचंद गांधी पोरबंदर, राजकोट एवं बीकानेर राज्यों के दीवान थे। ये गांधी जी के कौन थे? पिता थे। इनका उपनाम क्या था? काबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका में रहने की अवधि में महात्मा गांधी ने निम्न में से जिस पत्रिका का प्रकाशन किया उसका नाम क्या था? यही मैंने क्वेश्चन अभी बताया था। तो याद रखिएगा, इंडिया से बाहर में उन्होंने क्या लिखा? इंडियन ओपिनियन लिखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसको याद रखने की मतलब कोई खास वो नहीं है, आराम से याद रख सकते हैं कि इंडिया के बाहर उन्होंने इंडियन ओपिनियन लिखा था। ठीक है, बाहर से देख के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए थोड़ा सा उसके बारे में ये भी देख लेते हैं। जो ये इंडियन ओपिनियन है यह गुजराती, हिंदी, तमिल और अंग्रेजी में प्रकाशित हुआ था। 1904 डरबन फिनिक्स फॉर्म की स्थापना की थी उन्होंने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी के समर्थक थे। एम के गांधी, महात्मा गांधी जो थे किसके समर्थक थे? तो ये दार्शनिक अराजकता के। ठीक है, अब इसको देख लीजिए, गांधी जी के विचारों में आदर्शवाद की बजाय व्यवहारिक आदर्शवाद पर अत्यधिक जोर दिया गया है। मार्क्स की तरह गांधी जी भी राज्य को हटाने की इच्छा रखते थे तथा उन्होंने स्वयं को दार्शनिक अराजकतावादी कहे जाने से गुरेज नहीं किया था, यानी कि आपत्ति नहीं की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गांधी जी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन कौन थे? तो वो था सत्य और अहिंसा। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर बी नंबर। नेक्स्ट है, गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? तो सत्य की प्राप्ति का रास्ता अहिंसा से ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ए हो जाएगा इसका आंसर। गांधी जी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको समाजवादी में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। ये भी याद रखिएगा, गांधी जी के संदर्भ में कहा जाता है कि समाजवादियों में वो एक व्यक्तिवादी थे और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी थे। ठीक है, देख लेते हैं आगे। अच्छा, ये भी याद रखिएगा कि गांधी जी जो हैं लुई फिशर से स्वयं कहे थे, मैं एक सच्चा समाजवादी हूँ, मेरे समाजवाद का अर्थ है सर्वोदय। ये किसने कहा था? गांधी जी ने कहा था। किससे कहा था? फिशर, लुई फिशर से कहा था। ठीक है, गांधी जी के समाजवाद में मार्क्सवाद की भी झलक मिलती है। ठीक है, किसकी झलक मिलती है? मार्क्सवादी की झलक मिलती है। गांधी जी स्वयं को कहते हैं, मैं उसी समस्या को सुलझाने में लगा हूँ जो वैज्ञानिक समाजवाद के सामने है। अतः गांधी जी को समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी भी कहा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में निम्नलिखित में से किससे संबंधित अंतिम स्थान है? ठीक है, ये क्वेश्चन वो कलर करना छूट गया है, फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा? हड़ताल। ठीक है, गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में जो है सबसे अंतिम स्थान किसका था? हड़ताल का था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के सिद्धांत के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए उनका मानना था कि जो विपक्षी है उसका हृदय परिवर्तन कर दे। ठीक है, तो सत्याग्रही का सत्र अहिंसा है, सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु को पराजित करना है। ये गलत हो जाएगा क्योंकि वो पराजित करना नहीं चाहते थे, वो चाहते थे कि आप उनका हृदय परिवर्तन कर दो और वो आपके बारे में प्रेम भाव से देखने लगेगा, सामने वाला दुश्मन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के अनुसार हिंसा का क्रूरतम रूप क्या है? तो वो है गरीबी का अस्थायित्व। ठीक है, ये वाला आंसर हो जाएगा। गरीबी का अस्थायित्व जो है गांधी जी के अनुसार हिंसा का सबसे क्रूरतम रूप है। पोवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है, गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? तो उन्होंने बताया था आत्मनियंत्रण, यानी कि सेल्फ कंट्रोल करे। ठीक है,
उन्होंने बताया था ये परिवार नियोजन हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी ने निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किस एक में सर्वप्रथम भाग लिया था? तो उन्होंने ये याद रखिएगा, वो पहले कलकत्ता अधिवेशन जो 1901 में हुआ था उस समय भी आए थे महात्मा गांधी, जो है राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिए थे। ठीक है, उसका अध्यक्ष कौन थे? तो उसके अध्यक्ष थे आपको दिशा वाचा। जब वो 1901 में आए थे ना कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेने, तो उस समय अध्यक्ष कौन थे? दिशा वाचा थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम नगर के बाहर स्थित है? तो अहमदाबाद। ठीक है, ये जो साबरमती जो उनका आश्रम है वो 1916 में उन्होंने एस्टेब्लिश किया था, और ये साबरमती नदी के किनारे है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने अहमदाबाद के निकट साबरमती के किनारे एक आश्रम बनाया, इसे कहा जाता था, देखिए एक और नाम से उसे जाना जाता था, वो जाना जाता था सत्याग्रह आश्रम, क्योंकि महात्मा गांधी जी सत्याग्रह के लिए ही ज्यादा फेमस हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो सबसे पुराना कौन सा हो जाएगा आपका? फिनिक्स हो जाएगा। ठीक है, जो डरबन में है। साबरमती, वर्धा, सदाकत तो जो बिहार में, ये तो सब साबरमती गुजरात में हो गया, ये सदाकत जो है बिहार में है। तो ये वाला तो सब इनके जो दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद 1915 के बाद की है ना, तो वहां पे जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आश्रम बनाई थी, डरबन में उन्होंने फिनिक्स बनाया था, और टॉलस्टॉय कहाँ? जोहान्सबर्ग में बनाया था, तो वो पुराने हैं। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने डरबन में फिनिक्स स्टैब्लिश किया था, फिर उसके बाद उन्होंने टॉलस्टॉय जोहान्सबर्ग में 1910 में उन्होंने किया था। ठीक है, उसके बाद है, गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? तो उन्होंने अपनाया था दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे, दक्षिण अफ्रीका में प्रवास के दौरान महात्मा गांधी ने प्रवासी पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोले गए धर्माद अस्पताल के परिचारक के रूप में अपनी सेवाएं प्रदान की एवं बीमार दुखियों की सेवा का कार्यारंभ किया। ठीक है, तो उन्होंने सेवा धर्म कहाँ अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में, पारसी रुस्तम जी के द्वारा खोली गई धर्माद अस्पताल थी। अच्छा, अगर आप लोगों को स्पीड स्लो लगता हो तो आप लोग स्पीड बढ़ा के भी देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति का तात्पर्य क्या था? देखिए उस समय का जो राजनीति का तात्पर्य था आज वो कहीं देखने को नहीं मिलता है। उनका मानना था कि इसमें से जन कल्याण के लिए सक्रियता। ठीक है, महात्मा गांधी का कहना था कि आप अगर नेता बनते हो तो जन कल्याण के लिए सक्रियता को करें, समाज के लिए उत्थान के बारे में सोचे, जबकि आज के नेता क्या करते हैं? खुद के उत्थान के बारे में सोचते हैं, जस्ट उल्टा हो गया है आज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया है, निम्न में से कौन सी विशेषता उसमें नहीं है? तो देखिए, सत्ता के प्रति कभी भी गांधी जी ने अपनी रुचि नहीं दिखाई है। ठीक है, मतलब हिस्ट्री में यही देखा जाता है, तो उनकी नैतिकता, धर्म, मानवता के प्रति उनकी रुचि दिखी है, सत्ता के प्रति नहीं दिखी है, क्योंकि वे राज्य विहीन समाज, स्टेटलेस सोसाइटी की स्थापना करना चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान सबसे पहले सत्याग्रह किसने किया था? तो सबसे पहले सत्याग्रह कौन किए थे? 1917 में महात्मा गांधी ने किया था, चंपारण सत्याग्रह, जिससे हम बिहारियों ने उन्हें महात्मा गांधी बना दिया, जो आज भी नोट पे रहते हैं, इतनी बड़ी वैल्यू मिली उन्हें। देखिए यहाँ पे दिया है, सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ है सत्य को मानकर किसी वस्तु के लिए आग्रह करना अथवा सत्य और अहिंसा से उत्पन्न होने वाला बल। महात्मा गांधी ने भारत के स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1917 चंपारण बिहार में सत्याग्रह प्रारंभ किया। यह गांधी जी का भारत में पहला सफल सत्याग्रह था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? ध्यान रखिएगा, पूछता है भूख हड़ताल कब स्टार्ट किए उन्होंने अपनाया था, तो वैसे ही चंपारण सत्याग्रह में उन्होंने पहली बार जो है सविनय अवज्ञा का पालन किया था। जब उन्हें रोका गया था फिर भी वो निकल गए थे वहां से, जब बिहार में प्रवेश किए थे तो। ठीक है ना, तो इसीलिए उसको क्या किया गया, जब किसी की आज्ञा को पालन नहीं करना उसी को तो अवज्ञा कहते हैं, तो ये इसीलिए सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा का प्रयोग गांधी जी ने कहाँ किया था? तो चंपारण 1917 में किया था। ठीक है, और अनशन कब किया था? तो अ से अहमदाबाद सत्याग्रह, और अ से अनशन। अनशन क्या होता है? जल पानी त्याग देना, उसी को अनशन कहा जाता है, यानी भूख हड़ताल करना। तो याद रखिएगा कि पहली बार गांधी जी ने कब अनशन किया था? तो अहमदाबाद जो आपकी उन्होंने सत्याग्रह की थी उसमें किया था, अहमदाबाद वाले में। और पहली बार सविनय कब यूज किया था? तो उन्होंने किया था
चंपारण वाले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? ध्यान रखिएगा उनका नाम क्या है, मोहनदास करमचंद गांधी। उनको सबसे ज्यादा किस लिए जाना जाता है? तो उनको जाना जाता है भारतीय स्वतंत्रता को प्राप्त करने के लिए निष्क्रिय विरोध करने के लिए। आपको पता ही है सत्य और अहिंसा के लिए किसको जाना जाता है? विदेशों में भी, सभी विश्व में इनको जाना जाता है अहिंसा के लिए। सभी विश्व में भी इनसे लोग प्रेरित हुए थे। एक ऐसे नेता हैं जिन्हें विश्व में भी इनसे अहिंसा की वजह से प्रेरित होते हैं, बाहर में भी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा था विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? देखिए, पाश्चात्य संस्कृति को दिखाता था वो विदेशी वस्त्र जो थे, तो गांधी जी ने ये बात कही थी कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। जबकि जो ये विदेशी वस्त्रों को जलाया गया था, तो उसको रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था कि ये निष्ठुर बर्बादी है। ठीक है, तो किसने कहा था निष्ठुर बर्बादी है? वो कहा था रविंद्रनाथ टैगोर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश निर्मित उत्पादों का गांधी का बहिष्कार प्रभावी हुआ क्योंकि ब्रिटेन भारत को एक बड़ा निर्मित वस्तुओं का बाजार समझने लगा था। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। नेक्स्ट है, महात्मा गांधी के राजनीतिक जीवन की निम्नलिखित घटनाओं का कालक्रम क्या है? अच्छा, अब इसमें कालक्रम आपको बताना है कि सबसे पहले क्या हो जाएगा? 1917 में उनने चंपारण सत्याग्रह किया, तो 1 हो जाएगा। उसके अच्छा ये से याद रखिएगा, CAK, ए से अहमदाबाद, के से खेड़ा, क्योंकि ये फरवरी में हुआ था और ये 22 मार्च 1918 को हुआ था और ये फरवरी 1918 को हुआ था। तो पहले दूसरे नंबर पे कौन आ जाएगा? अहमदाबाद मेल हड़ताल, तो ये 2, 1 के बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद हो जाएगा 4। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा आपका। इसमें ऑप्शन नहीं है, तो आप ऑप्शन लिख लीजिएगा खुद से, 1 2 3 4। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन महात्मा गांधी के बारे में सही है? उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में की थी, तो ये सही है। उनकी लगभग 13 साल की उम्र में कस्तूरबा बाई के साथ उनकी शादी हो गई थी, तो ये भी बात सही है। वो उनकी भी उम्र लगभग 13 साल ही थी, कस्तूरबा बाई की भी। ठीक है, उसके बाद उन्होंने विधि का अध्ययन द इनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी सही है। वे रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। याद रखिएगा, रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट से महात्मा गांधी वाकई बहुत प्रभावित हुए थे। तो ये चारों सही है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, यानी कि डी आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं हैं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंब होती है और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला था। इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल कर डाला? देखिए, 3 बातों से वो प्रभावित हुए थे इस बुक से, लेकिन सबसे ज्यादा जो उसमें जो वर्ड था, उस चाहे स्टेटमेंट था, उससे प्रभावित हुए थे, तो वो था व्यक्ति के कल्याण में ही सबका कल्याण निहित है। ठीक है, व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। इस वर्ड से, वो स्टेटमेंट से ज्यादा प्रभावित थे। तो ये देख लेंगे थोड़ा सा अपन। जॉन रस्किन की पुस्तक अनटू द लास्ट है। ठीक है, गांधी जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। उनकी आत्मकथा क्या है? एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, सत्य का प्रयोग। ठीक है, उनकी आत्मकथा है वो, ये भी याद रखिएगा। इसी के आधार पर गांधी सर्वोदय किसकी अवधारणा थी? तो ये आपकी हो जाएगी थोरो की। ठीक है, उसके बाद गांधी जी कहते थे हरिजन सेवा मेरा जीवन स्वांग है, इसलिए इसके बिना मैं एक क्षण भी नहीं जी सकता। तो कभी पूछा जा सकता है कि ये जो स्टेटमेंट है किसके द्वारा दी गई है? तो ये दी गई है महात्मा गांधी के द्वारा, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया था। ठीक है, टॉलस्टॉय के प्रसिद्ध वाक्य क्या था? ईश्वर का राज्य तुम्हारे भीतर है। गांधी जी इससे भी काफी प्रभावित, 3 बातों से प्रभावित हुए थे। तो सबसे ज्यादा किससे प्रभावित थे? जो अभी ऊपर ऑप्शन में देखा हमने, एक व्यक्ति के कल्याण में सबके कल्याण है, ये क्या था? व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है, इससे ज्यादा प्रभावित है। गांधी जी विचारधारा किनसे प्रभावित रही? तो अभी देखा आपने अनटू द लास्ट वाली, और रस्किन से भी सबसे थोड़े थोड़े तो किसी ना किसी से रूप में प्रभावित हुए ही थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी से। तो इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? इसमें बताना है कि किससे वो संबंधित नहीं थे। तो स्वदेशी आंदोलन जो है बंगाल विभाजन के समय की बात है, तो इस समय तो वो थे ही नहीं। 1915 में वो भारत में ही आए थे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? स्वदेशी आंदोलन से वो संबंधित नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित सत्याग्रह में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? ठीक है, तो बारदोली सत्याग्रह आपको दिख रहा होगा, तो ब से बारदोली और ब से सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, उन्होंने 1928 में इसका नेतृत्व किया था, तो ये महात्मा गांधी से अलग है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सी हो गया। ठीक है, गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह कब किया था? 1918 में, फरवरी 1918 में, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन कब? 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन तो सबको याद होगा, 1942। और बारदोली सत्याग्रह जो है 1928 में हुआ था। किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और उसी में वहाँ की महिलाओं ने इन्हें सरदार की उपाधि से नवाजा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से गांधी जी के संदर्भ में कौन सही है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा सभी सही हो जाएगा, क्योंकि जाति विहीन अछूतों की दशा में सुधार के लिए उन्होंने कठोर संघर्ष किए ही थे। असहयोग आंदोलन उन्होंने किया ही था शुरू। सविनय अवज्ञा आंदोलन अभी देखा ही आपने, उन्होंने किया ही था, तो इसका आंसर क्या हो गया? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था? देखिए अभी आया था कि राष्ट्रपिता और महात्मा, तो महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। लेकिन राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था। अच्छा, ये जो महात्मा उनको कहा जाता है, तो कब जोड़ा गया था? चंपारण सत्याग्रह के दौरान जोड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी के निम्नलिखित अनुयायियों में से कौन पेशे से एक शिक्षक था? ये क्वेश्चन देखिए बीपीएससी में आया था, आईएएस में भी पूछा गया था 2008 में, लेकिन ये बीपीएससी में भी आया था। तो वो कौन थे? जेबी कृपलानी। ठीक है, वो एक शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो उनके जो राजनीतिक गुरु थे उन्होंने ही दिया था, गोपाल कृष्ण गोखले ने। उन्होंने कहा था कि शुरुआती के जो 1 वर्ष है आप उसमें एक देखो, सर्वेक्षक पर्यवेक्षक के रूप में सर्वे करो। ठीक है, विद्यार्थी जैसे लर्निंग स्टेज में हमेशा रहते हैं, उस तरह से आप भी एक विद्यार्थी के रूप में रहो। तो वो कौन दिए थे? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था उनको। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा कि गोखले जो है उनसे मिलने दक्षिण अफ्रीका भी गए थे। फिनिक्स जो उनने आश्रम बिछाई थी ना, उसमें गोखले जी गए थे वहां पे दक्षिण अफ्रीका में। ये भी कभी कभी क्वेश्चन कहीं देखने को मुझे मिला था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कहा करते थे गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकता? देखिए गांधी जी का कहना था कि अगर आप खेती गेहूं की करोगे तो धान नहीं काटोगे, आप अगर खेती गेहूं की करती हो तो आपको गेहूं ही काटोगे। ठीक है, तो उसी तरह याद रखिएगा कि गलत साधन जब हम यूज करेंगे तो हम सही उद्देश्य कैसे पा सकते हैं? जब हमारा साधन ही गलत है। ठीक है, जब हम बीज ही गलत बोएंगे तो फल कैसे सही होगा? उनका कहना था, गांधी जी का ये मानना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे कि जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता? अब कहना है कि मान लीजिए किसी भी इंसान को मारना अगर गलत है, तो वो राजनीति हो या नैतिक हो, सब में ही वो गलत है। वही इनका कहना था। तो ये किनका कहना था? एम के गांधी यानी कि महात्मा गांधी का कहना था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी जी के ट्रस्टशिप के सिद्धांत के प्रतिपाद्य के संबंध में निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक सही है? ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका में थे, तभी इन्होंने ये जो ट्रस्टशिप का सिद्धांत था इन्होंने दिया था। तो ये क्या हो जाएगा आंसर इसका? 1903 दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, देख लीजिए यहाँ पे 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी फॉर्म स्थापित की, जहां 1910 तक रहे। गांधी जी ने अपनी लॉ फॉर्म में ट्रस्टशिप के सिद्धांतों को लागू किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीवादी अर्थव्यवस्था के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? ठीक है, तो देखिए वो यूएसए में जो मशीनीकरण था उसका वो पक्षधर नहीं थे, ये कहीं ऐसा शो नहीं होता है। हाँ, वो कुटीर उद्योग जो है उसके पक्ष में थे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एम के गांधी के अनुसार अस्पृश्यों का सामाजिक आर्थिक सुधार संपन्न किया जा सकता है। किसके द्वारा संपन्न किया जा सकता है? उनका कहना था कि कुटीर उद्योग अगर खोलेंगे तो सब वर्क करेंगे और सब पैसा अर्न करेंगे, तो ये जो है कमी की जा सकती है। तो उनके लिए कुटीर उद्योग का स्थापना करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य क्या था? तो उनका ये नवाचार का जो तात्पर्य था कि कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए हो। ठीक है, कम निवेश से अधिक उत्पादन अधिक लोगों के लिए किया जाए, ये गांधी जी के इनोवेशन का तात्पर्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गांधी की मृत्यु पर किसने कहा था हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने।
ठीक है, उन्होंने कहा था उनकी मृत्यु पे हमारे जीवन से एक प्रकाश चला गया। नेक्स्ट है, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया कि वह भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करे? कान को खुला रखें कि क्या सुनना ज्यादा है बोलना कम है? तो ये कौन कहेगा? उनके गुरु ही कहेंगे। तो ये किसने कहा था? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी क्या कांग्रेस के सदस्य थे? तो वो नहीं थे। ध्यान रखिएगा, उस समय भारत के वो कांग्रेस के जो हैं सदस्य नहीं थे। जब भारत की स्वाधीनता के समय महात्मा गांधी जो थे कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। ठीक है, देखिए आगे जो आता है रॉलेट एक्ट आता है। तो रॉलेट एक्ट के लिए देख ही सकते हैं आप, मैंने इतने ये नोट्स लिए हैं कटिंग करके। ये स्पेक्ट्रम की भी है, एनसीईआरटी की भी है। क्योंकि देखिए आप ऐसे बुक पढ़ोगे तो उसमें ये रेजिनाल्ड डायर नहीं लिखा होगा, क्योंकि आप लोगों को हमें याद नहीं रहता ज़्यादा कि अमृतसर में जो गोली चलाने की जो आदेश दिया था वो आर डायर ने दिया था, ओ डायर ने नहीं दिया था। ओ डायर को तो जाके उधम सिंह ने वहां पे मारा था लंदन में, जो 13 मार्च 1940 को मारा था। ठीक है, तो ओ डायर को मारा था उधम सिंह ने। तो इसलिए मैंने सोचा कि ये रेजिनल डायर इसमें थोड़ा सा डिटेल से दिया है, इसलिए मैंने इसको ले लिया था। ठीक है, तो ये भी है। तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके भी ऑब्जेक्टिव्स हैं लास्ट में। तो ये वीडियो मैं पार्ट 2 में मतलब अपलोड कर दूंगी करके। अब देखिए एग्जाम नज़दीक है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करूंगी कि आप लोगों के लिए वीडियो लेके आऊँ, और जो भी टॉपिक है उससे जितने भी क्वेश्चंस बनते हों सारे लेके आए। ठीक है, तो आप ऐसा देख सकते हैं। इसमें इसके भी ऑब्जेक्टिव्स डाले हैं। ये थोड़ा सा बहुत बड़ा पार्ट है तो बहुत लंबा हो जाएगा ये चैप्टर खत्म करने में, इसलिए क्योंकि देखिए मैंने सारे बुक्स के जो भी कंटेंट है इसमें ले लिया, इसलिए क्योंकि बार बार एक ही चैप्टर को आप फिर 10th में जाके फिर 12th में जाके बुक एनसीईआरटी से पढ़ोगे, उससे अच्छा है कि आप एक जगह जब एक टॉपिक पढ़ रहे हो तो वहीं खत्म कर दो आप। ठीक है, तो देखिए आप उसके ऑब्जेक्टिव्स भी मिलेंगे आपको, जितने भी रॉलेट एक्ट्स हुए थे उनके सारे के ऑब्जेक्टिव्स भी बाद में मिलेंगे। ठीक है, तो अगला वीडियो जो इसका होगा, ये वाला पार्ट जो होगा मैं होगा तो कल शाम तक अपलोड कर दूंगी। ठीक है, तब तक के लिए आप लोग देखिए चैनल को सब्सक्राइब किया करें, वीडियो को लाइक करके बताया करें, तभी थोड़ा सा एनर्जी आता है कि हाँ आप लोगों ने वीडियो को लाइक किया, आप लोगों को पसंद आ रहा है, एक मोटिवेशन मिलता है, रिवार्ड आप लोग जब देते हैं ये चीज़ें। ठीक है, और जो भी परेशानी हो कमेंट में लिखिए, और कमेंट में थोड़ा सा आप लोग अपनी जो ह्यूमिनिटी है वो भी दिखाते हुए कीजिए। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।